Namaste ji, welcome to Himachal Wire, Voice of Green Revolution by Vandana Shiva. पंजाब फूड बास्केट ऑफ इंडिया, भारत के फूड बास्केट से पंजाब की जर्नी, ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या हुए, कैसे बूम आया, कैसे डिक्लाइन आया, वाटर टेबल पंजाब का किस तरह कम होने लगा, बाकी स्टेट्स पे क्या फर्क पड़ रहा था और एग्रीकल्चर में ये समझ आ गया था कि पानी की कमी से सब खत्म हो जाएगा। हालांकि पहले पानी की कमी नहीं थी, जब ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर होता था और इंडिजीनियस सीड्स क्रॉप्स उससे लगती थी। उसके आगे हम सोसाइटी पे एग्रीकल्चर से छेड़छाड़ करने का क्या क्या इफेक्ट आया उसे भी जानेंगे। भिंडरावाले के बारे में भी बात करेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसे टच करेंगे। सीड्स, मैजिक सीड कहकर कुछ इंट्रोड्यूस हुआ था, पेप्सिको को पंजाब में लेकर आया गया। इन सारी चीजों को ले जाते हुए मैजिक सीड्स तक पहुंचेंगे, किस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए गए और किस वजह से एक्सपेरिमेंट्स किए गए पंजाब पर। शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। 1950s की बात है, 1951 और 52 ग्रीन रेवोल्यूशन कहकर इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन पहले 1951-52 में रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन खुद को एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट मानकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एग्रीकल्चर सिखाने निकले। पहले मेक्सिको की बारी थी। अभी जो स्टॉक्स पड़े थे अमेरिकन मार्केट में केमिकल्स के, उसे इस्तेमाल किया जा सकता था एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये कहकर। बात सिर्फ केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की ही नहीं थी, कुछ ऐसे बीज तैयार किए गए थे, ड्रॉप वैरायटी, चावल के और गेहूं के, उन पर इनका इस्तेमाल किया जाना था। और ये कहा गया कि पास के शैकल्स को, पुरानी बेड़ियों से बंधा है जो एग्रीकल्चर, उसको तोड़ देगा ये रेवोल्यूशन। 1940s में पहले मेक्सिको में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे पैदावार बढ़ी थी। उसके बाद बहुत मुश्किलें जो सामने आने लगी, बड़े सारे रिवोल्ट्स हुए वहां पे। 1951-52 में कुछ इंडियन विलेजेस में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन जल्दी ही रोक लिया गया। फोर्ड फाउंडेशन की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि इंडिया 365 डेज, 365 दिन बहुत खूबसूरत सूरज की रोशनी पाता है। यहाँ का जो वेदर है, क्लाइमेट, ये 365 दिन कुछ ना कुछ उगाने के लिए बहुत अच्छा है। सीजन, ग्रोइंग सीजन चलता रहता है। यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, वेदर तो अच्छा है ही, लेकिन जो पानी है, मिट्टी है, यहाँ की जो सुविधाएं हैं खेती को लेकर, वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो अमेरिका से रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन मिलकर ऐसी सुविधाएं, ऐसी ट्रेनिंग्स इंडिया में देगी जिससे यहाँ पे क्रॉप्स, फसल बहुत ज्यादा लगे। लेकिन ये किस फसल के बारे में बात कर रहे थे? दो फसलों की, चावल और गेहूं की। उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि सोच समझकर हमें इस बात के लिए हाँ करनी चाहिए। वो इसके लिए एकदम तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और अब रास्ता साफ था। भारत में पहले मल्टीपल क्रॉप्स लगा करते थे, क्रॉप रोटेशन होती थी। सालों से, बरसों से किसानों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था और सीखा था। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं एग्रीकल्चर में कि बहुत हानिकारक है। जो दालें लगाते थे हम पहले ट्रेडिशनल सिस्टम से, क्रॉप रोटेशन होती थी, वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रिलीज करती है, एक नेचुरल बैलेंसर है वो। अब ये सारी चीजें बंद हो रही थी। पंजाब को चुन लिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन बोलकर, खेती को एक नया नाम दिया गया, मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस हुए, खेती के लिए बीज आए, गेहूं और चावल के। एक बात यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया में जो चीजें आती हैं खेती के लिए, उन्हें इतना रेस्टिंग पीरियड नहीं मिलता। पेप्सिको जब आई थी,
अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब पेप्सिको को इंट्रोड्यूस किया था पंजाब में ही आलू लगाने के लिए, तो वो बस लगाने शुरू कर दिए थे। सालों से कोशिश की जा रही थी कि ये आलू की खेती यूरोप में हो। यूरोप में इन आलूओं को लेके गए, वहां पे 8 महीने तो इनको क्वारंटीन किया, रेस्टिंग पीरियड दिया कि इसके साथ कोई वीड ना आ गया हो। उन 8 महीनों के बाद जब इन्हें लगाया गया तो वो इतने कामयाब नहीं हुए। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। तो जब पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन बोल के इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया तो केमिकल्स आए, पेस्टिसाइड्स आए। किसानों के लिए एक बहुत अलग बात थी क्योंकि अभी तक हम बीज नहीं खरीदते थे, हमारी कम्युनिटीज इतनी स्ट्रांग थी, हम पैसा नहीं लगाते थे एग्रीकल्चर पे, मतलब पेस्टिसाइड्स नहीं खरीद रहे हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, घर पे ही सारी चीज़ें होती थी। तो अब उस पर भी पैसा खर्च करना था। वर्ल्ड बैंक ने शुरू में बहुत सारे लोन दिए, किसानों तक इसकी सब्सिडीज पहुंची, सस्ते में पहले ये केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स किसानों को दिए गए। बस शुरू के कुछ ही साल बम्पर फसल हुई, खूब पैसे मिले। जल्दी ही एक डिक्लाइन आ गया क्योंकि ये थी ड्रॉफ क्रॉप्स, छोटे पौधे लगा करते थे गेहूं के और चावल के। इससे पहले के गेहूं और चावल जो ट्रेडिशनल सिस्टम से लग रहे थे, उसके साथ और भी बहुत साग पत्तियां लगा करती थी। कोई विटामिन ए में अच्छी होती थी, कोई B6 में अच्छी होती थी। इंडिया में बच्चों में इस किस्म की कोई कमी ज्यादा नहीं पाई जाती थी। एक वक्त आया जब 40,000 विटामिन ए के डेफिशिएंसी वाले बच्चे थे। आंखों की रोशनी उनकी बहुत कम हो गई थी क्योंकि बथुआ जो लगा करता था साथ में इन क्रॉप्स के, उसको वीड बना दिया गया था और उसको हटा देते थे केमिकल्स से, वो मर जाता था। ऐसे और भी बहुत सारे क्रॉप्स के साथ हुआ। तो केमिकल्स तो आ ही रहे थे, है ना, बीमारियां बढ़ रही थी, इतनी बीमारियां बढ़ गई थी कि जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो उसको ये देखना फार साइटेडनेस से कि आने वाले सालों में वो लोगों पर क्या इफेक्ट डालेगी। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये नहीं देखा गया, ये बहुत शॉर्ट साइटेड डिसीजन था। ऐसा रहा पंजाब में। तो यूकलिप्टस के पेड़ भी बहुत लगा दिए। ऊपर से जो चावल और गेहूं थे ये बहुत पानी खींचने वाले थे, तो वाटर टेबल नीचे जाने लग गया। अब इससे और डिमांड्स बढ़ी। पहले तो ये हुआ, डिमांड से पहले मैं आपको बता दूं कि पैसे जो बहुत ज्यादा आए शुरुआती दौर में, कम्युनिटी सिस्टम हमारा वीक हो गया था। सोशली, इकोनॉमिकली पंजाब ने शुरू में बहुत गेन किया, लेकिन सोशली और कल्चरली पंजाब वीक हो गया। पैसे बहुत ज्यादा आ गए थे, वायलेंस बढ़ गया था, नशा बढ़ गया था। कल्चरली और सोशली पंजाब वीक हो रहा था। अब इस नए तरीके के एग्रीकल्चर में और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि बिजली की जरूरत थी, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो हाइड्रो पावर की तरफ हम गए, जिसमें हिमाचल की नदियों पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने। भिंडरा वाले, इस नाम से पहले ही मत रुक जाइएगा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। जब शुरुआती दौर था इनका पंजाब में, उस वक्त ये किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स या किसी कम्युनल वायलेंस से नहीं जुड़े हुए थे। शुरुआती दौर में ये रिलीजन की बेसिस पे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। इनके ज्यादातर जो फॉलोअर्स थे वो बच्चे और औरतें थी, क्योंकि वो बहुत तंग आ चुकी थी घर में नशे की आदत देख के, वॉयलेंस देख के, जो बर्बादी हो रही थी हर तरफ उसे देख के। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स इनके बने। पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई कांग्रेस आय के साथ में, और उसके बाद में क्या हुआ वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये एक फेज था। मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में, वॉयलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में हर चीज को एक अलग नजरिए से आपको बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रीजन था इन सब डेवलपमेंट्स के पीछे। अब मैं आपको बताऊंगी कि पंजाब डूब रहा था। बड़े फार्मर्स जो थे वो फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन जो 5 एकड़ से नीचे की जमीन वाले फार्मर्स थे वो सब डूब रहे थे। अब उनकी जमीन में केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की आदत हो गई थी, खरीदने के पैसे नहीं रहे थे क्योंकि बार बार क्रॉप फेलियर हो रहा था। देखिए, ये जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं ना,
ये किसी भी तरीके से 100% गारंटी नहीं होते कि फसल में कोई कीड़ा नहीं लगेगा। टाइम के साथ साथ बीमारियां जो फसलों में लगती हैं वो भी बदलती रहती है, तो नई नई दवाइयां डालने की जरूरत पड़ती है ऐसी फसलों पे। हमारी इंटरडिपेंडेंसी, कम्युनिटी बॉन्डिंग सब खत्म हो गई थी। पहले बीज को बांटते थे, बीज को स्टोर करते थे, एक दूसरे की एग्रीकल्चर में मदद करते थे। अब मशीनें आ गई थी, बीज बाहर से खरीदे जा रहे थे। वैसे भी जिस तरह जो फसलें लगती थी उसमें जानवरों के लिए फॉडर, खाने की चीजें उनकी वो बहुत होती थी। कुछ घास पत्तियां लगती थी, जो गेहूं होता था, चावल होते थे, उसके पौधे बहुत ऊंचे होते थे। ये ड्रॉप थे। तो पंजाब की जो गाय भैंसे उस खाने पर निर्भर करती थी जो खेतों से निकलता था, वो कम हो गया। अब गाय भैंसों को भी खरीद कर खाना दिए जाने लगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर था। फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया पेप्सिको को। पेप्सिको ने कहा कि आप आलू लगाइए, स्पेशल वैरायटी के आलू लगाइए और आपको हम इतना प्रॉफिट देंगे। फिर से जो रोटेशन थी क्रॉप्स की वो नहीं हुई, बंद हो गई। पहले ही हो गई थी, अब मौका भी नहीं मिला। अब आलू लगाए जाने लगे। पंजाब का वाटर टेबल सफर कर रहा था, पंजाब की मिट्टी खराब हो चुकी थी, यहाँ पे फसलें लगानी अब मुश्किल हो रही थी। पंजाब की खेती में एक्सपेरिमेंट्स का दौर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद मैजिक सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बोला गया कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स लगाइए, इनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये भी इंडिजीनियस सीड्स नहीं थे। एक्सपोर्ट्स के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि अफ्रीका अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट देश था। अपने खाने की जरूरत की वो सारी चीजें लगा रहा था, लेकिन वहां भी खेती पर एक्सपेरिमेंट किया गया। अपने घर की चीजें कम होने लगी और इंपोर्ट्स ज्यादा होने लगे। फिर अफ्रीका के साथ क्या हुआ ये हम सब लोग जानते हैं। बहुत लंबी चेन बन गई, लेकिन शुरुआत इतनी छोटी सी बात से हुई जिससे ये सोचा जा सकता है कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अगर चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो क्या हो जाएगा। देखिए खेती के साथ छेड़खानी करने का नतीजा इतनी दूर तक इतने सारे इफेक्ट्स सामने लेके आ सकता है। भारत के सीड्स को पेटेंट करने का सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो गया। जो मिट्टी खराब हो गई है, जो पानी खत्म होता जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन में। इसको खाना खिलाने के लिए इस तरीके के बीजों की जरूरत है, इस तरीके के बीजों की जरूरत है। तो आपसे एनवायरमेंटलिस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, अगर इन बीजों की जरूरत है और ये इस्तेमाल भी हो रहे हैं, तो लाखों लोग अभी भी भूखे क्यों हैं? और जब सबको खाना मिल रहा है तो उन्हें तंदुरुस्त होना चाहिए। इतनी बीमारियां क्यों लग गई है? कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब में। पानी इतना खराब हो गया है कि आरओ से भी वो साफ नहीं हो पा रहा। इस बात को समझिएगा कि हमने जब अपनी सिंप्लिसिटी छोड़ी, जब हमने अपने कल्चर को छोड़ा, जब हमने अपनी कम्युनिटीज की बॉन्डिंग को तोड़ा, तो हम कितने नुकसान में आ गए हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था वो हमें बांध कर रखता था और उसी ने हमें बचा कर रखा था। वॉल्यूम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बाय वंदना शिवा। Thank you for watching the entire video. Please subscribe to the channel. Tap on to the all notifications. नई वीडियो आएगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. Till next time, stay simple and take care of yourself. Bye.